पांचवा पॉइंट है निषेचन एवं अंतरोपण। इससे 28 सवाल पूछे गए हैं पिछले 30-35 साल में। स्त्री एवं पुरुष के संभोग मैथुन के दौरान सीसन द्वारा शुक्र वीर्य की स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली तुम्बिका एम्पुला क्षेत्र तक पहुँचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुँच जाता है, जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुँच जाए। यही कारण है कि जिसमें की सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुँच पाती। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडारण जोना पेल्लुसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रवण शुक्राणु के पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु डिंबाणु प्रसरू या ओओटिक बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु अंडाणु को अगुणित केंद्रक के साथ संलयन फ्यूजन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें कि यह कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX तथा पुरुष में XY है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिसे युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र युग्मक नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार में जानकारी अध्याय 4 में सीख सकेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ इस्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है।
ये है शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ अंडाणु। अंडाणु है ये शुक्राणु है, इसमें अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं जोना पेल्यूसिडा। और ये है अरी कोरोना एरिएटा की कोशिकाएं। ये परिपीतक अवकाश। ये है अंडाणु का अभिगमन करके निषेचन एवं डिंबवाहिनी नली से ऊपर वर्धनशील भ्रूण का गुजरना। ये वर्धनशील भ्रूण का गुजरते हुए मतलब ये चित्र दिखाया गया है। और तब यह 2 से 4, 4 से 8 मतलब 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाएं जिसे कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक मोरूला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोषकोरक से जुड़े होते हैं उसे अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं। अब पोषकोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर में संलग्न हो जाता है और अंतः कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतःस्तर में अंतःस्थापित इम्बेडेड हो जाती हैं। इसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। 6वां पॉइंट है सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन। इससे 31 सवाल पूछा गया है। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचना उभरती है जिसे जरायु अंकुरण कोरियानिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरण गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरण और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलियुक्त इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण गर्भ और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिन्हें अपरा प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी एक्सक्रीटरी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि-रज्जु अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमस प्लेसेंटल गैलेक्टोजन, HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित होती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति
के स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा संगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना ही भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रिया में परिवर्तन तथा संगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह भ्रूण बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एवं बाहरी स्तर और अंतःत्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा के बीच जल्द ही मध्यजन स्तर मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है। संगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में संगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की। मानव में 1 महीने की। संगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय के धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह पहला तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंगों की अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्यजनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल का उग जाना सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। संगर्भता के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ये है गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव का भ्रूण। प्रसव तथा दुग्ध स्राव। 7वां पॉइंट है प्रसव तथा दुग्ध स्राव। मानव में संगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। संगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल जाता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को शिशु जन्म या प्रसव पार्ट्यूरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उच्छेदन प्रतिवर्ष फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्राव को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्ष के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता है। इससे शिशु मां के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है।
स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्धस्राव लैक्टेशन कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु के आहार पूर्ति करने में मदद देता है। दुग्धस्राव के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य खीस कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं।